मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के व्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोले हमने 25 से लेके और 35 तक 35 तक शरीर से पहले तक। विग्रह गति किसे कहते हैं? हाँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं या एक गति छोड़कर दूसरी गति में जाते हैं, उस जाने को विग्रह गति नहीं कहते। वो जो बीच का काल है, यहाँ छोड़ा और वहां पहुंचे नहीं, तो वो जो रास्ते का टाइम है उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति। विग्रह गति में कौन सा शरीर होता है? तेजस और कार्बन, ये 2 शरीर होते हैं। विग्रह गति में योग कौन सा होता है? कार्बन योग। विग्रह गतौ कर्म योग है, विग्रह गति में कार्बन योग होता है। नो कर्म किसे कहते हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आहार आगे नो कर्म, वो नो कर्म वर्गणाएं आहार वो नहीं। नो कर्म का मतलब है हमारे द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जो सामग्री है, यानी शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ। सरल भाषा में कहें, द्रव्य कर्म के उदय से में प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म के उदय में प्राप्त सामग्री को द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। अर्थात शरीर और शरीर से संबंधित सभी पदार्थ नो कर्म हैं। शरीर और शरीर से संबंधित सभी पदार्थ नो कर्म हैं। सभी पदार्थ नो कर्म हैं। सामग्री को नो कर्म कहते हैं। अगले भाव में जीव के साथ क्या जाता है? हाँ, कार्मण वर्गणाएं नहीं बोलेंगे, कर्म जाते हैं। कार्मण वर्गणाएं तो सब जगह हैं, कर्म जाते हैं। तो अगले भाव में कर्म तो जाते हैं, लेकिन नो कर्म जाते हैं क्या साथ में? नो कर्म साथ में नहीं जाते। कर्म तो साथ में जाते हैं, लेकिन नो कर्म यानी जो हमारी अभी सामग्री मिली हुई है वो हमारे साथ में नहीं जाती।
विग्रह गति में श्रेणी कैसी होती है, गति कैसी होती है, सॉरी, विग्रह गति में गति किस तरह की होती है? अनुश्रेणी का क्या अर्थ है? श्रेणी के अनुसार, बिना मोड़ नहीं, बिना मोड़ भी नहीं है और सीधा सीधा भी नहीं है। श्रेणी के अनुसार मतलब कि लाइन में चलेंगे, सीधा सीधा चलेंगे, लेकिन मोड़ लेंगे, टर्न लेंगे तो वो ऐसे पंक्ति में ही मोड़ लेंगे, ऐसे कर्व लेके मोड़ नहीं लेंगे, तिरछा मोड़ नहीं लेंगे। हाँ, वो श्रेणी के अनुसार लाइन वाइज ही चलेंगे, पंक्तियों के अनुसार ही गमन होगा। हाँ। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी श्रेणी के अनुसार गति होती है, तो श्रेणी किसे कहते हैं? आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। यहाँ लिखा है 117 पेज पे, 117 पेज पे लिखा है, लोक के मध्य, ऊपर से तीसरी लाइन, लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रम से स्थित आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। शॉर्ट में अपन ये याद कर सकते हैं, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी का मतलब है लाइन, तो वो जो प्रदेशों की लाइन है उसका नाम श्रेणी है। दिशाएं, श्रेणी की दशाएं 6 बताइए, मतलब लाइन कैसे बनेगी? लाइन कैसे बनेगी? देखो, एक तो इधर अब इधर देखिए, एक तो लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, 2 गई, फिर समझ लो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसा, और फिर ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर, तो 6 हो गई ना। अपन इसको एक ही मानते, लेकिन ये इधर से इधर जा रही है और इधर से इधर जा रही है, ये श्रेणी 2। कोई इधर से इधर जा रहा है तो लाइन से चलेगा, कोई इधर से इधर आ रहा है तो लाइन से चलेगा, कोई इधर से सामने जा रहा है तो इस लाइन में चलेगा, और सामने से इधर आ रहा है तो इस लाइन में चलेगा, ऊपर से नीचे जा रहा है तो ऐसे, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऐसे, वो लाइन से ही चलेगा। तो ये श्रेणी ऐसे 6 टाइप से हो गई, क्योंकि लोक कैसा है? घनाकार है। घनाकार का मतलब है लोक ऐसा फ्लैट नहीं है कागज के जैसा, लाइन जितना भी नहीं है लोक कि एक सिंगल लाइन हो, या फिर कागज की जैसा फ्लैट भी नहीं है। और कागज में कितने डायमेंशन है? देखो, ये एक तो लाइन होती है, केवल ये सिंगल लाइन देखें अपन, तो ये तो एक लाइन हो गई, इसमें तो एक ही लाइन है। और ये कागज है, इस कागज में एक लंबाई भी है और एक चौड़ाई भी है, लेकिन इस कागज में भी मोटाई वैसे तो है, लेकिन अपन ये मानो कि अभी इस कागज की कोई मोटाई खास है नहीं, तो इसको हम कहेंगे इसकी कोई मोटाई नहीं है, ये फ्लैट है। अभी हम बोर्ड पे अगर लोक का नक्शा बनाएंगे तो उसमें हम लंबाई दिखा सकते हैं, चौड़ाई दिखा सकते हैं, उसमें मोटाई दिखा सकते हैं क्या? जो हम मान लो कैलेंडर में बनाएंगे या बोर्ड पे बनाएंगे, वो कैसा बनेगा? फ्लैट। लेकिन एक्चुअल में लोक ऐसा फ्लैट नहीं है, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऐसे मोटाई भी है। जैसे अब इस पुस्तक में, पूरी बुक में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी मोटाई है। तो ये अब 6 दिशाएं हो गई, इधर से इधर जा रहा है, 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 और इधर से इधर और इधर से इधर, ये मोटाई में भी ये 6 दिशाएं हो गई ना इसकी। तो जीव जो लोक में गमन करते हैं तो वो इस तरह से सीधे भी जाते हैं और आते हैं, 2 ऐसे, और इस तरह से भी जाते आते हैं, और इस तरह से ऊपर नीचे मोटाई में भी, क्योंकि लोक 3 डायमेंशन, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तीनों चीज है लोक में। अकेली लंबाई चौड़ाई होती तो इधर से इधर और इधर से इधर, ये 4 दिशाएं कह देते, लेकिन उसमें मोटाई भी है ना, तो वो मोटाई भी उसमें साथ में, इसलिए 6 दशाएं या जीवों के गमन की होती है कि किधर से किधर जाएगा। तो इस तरह से ये श्रेणी की 6 दशाएं होती हैं। अगर जीवों की गति श्रेणी के अनुसार ही होती है तो हम तो ऐसे चलते फिरते दिखते हैं, हम तो गोल गोल घूमते हुए भी दिखते हैं। हम कहाँ ऐसे हर समय ऐसे चलते हैं, यूं यूं यूं, हम ऐसे चलते हैं हर समय? हम तो आराम से, अभी हम चाहे तो यूं गोल घूम जाएंगे। तो फिर यहाँ क्यों लिखा है कि जीवों की गति श्रेणी? शरीर में क्या जीव नहीं है? यहाँ जीव को यहीं कुर्सी पे छोड़ के फिर जाते हैं। हाँ, ये जो अनुश्रेणी की बात कही है ये केवल विग्रह गति के लिए।
अन्य समूह में जीव की गति बिना श्रेणी वाली भी होती है। जब जीव या औदारिक वैक्रियक आदि शरीरों के साथ होता है तो फिर इसकी गति बिना श्रेणी वाली भी होती है। लेकिन जब औदारिक आदि शरीरों से रहित है, केवल तेजस और कार्बन शरीर ही हैं विग्रह गति में, उस समय जीव की गति श्रेणी के अनुसार ही होती है। श्रेणी का मतलब लाइन वाइज, श्रेणी का मतलब है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना। अगर टर्न लेगा, हाँ टर्न ले सकता है, लेकिन टर्न वो 90 डिग्री पर ही लेगा, उसका नाम है श्रेणी के अनुसार। जैसे कि वो परेड में नहीं करते हैं, फिर सीधे चल, फिर दाएं मोड़, फिर बाएं मोड़, वो ऐसे ही मुड़ेंगे, ऐसे नहीं यूं घूम गए कैसे, हाँ ऐसे। मुक्त जीवों की गति कैसी होती है, विग्रह वाली या बिना विग्रह वाली? देखो विग्रह, हाँ विग्रह के अर्थ, वहां विग्रह गति का अर्थ क्या था? विग्रह का अर्थ होता है एक तो मोड़, टेढ़ापन, और एक विग्रह का अर्थ होता है शरीर, ठीक है। और विग्रह के और भी अर्थ है। विग्रह का अर्थ अलग अलग हो जाना, क्लेश होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये भी विग्रह का अर्थ है, लेकिन यहाँ ये दो अर्थ हैं। तो जो पिछले सूत्र में अर्थ था विग्रह गतौ कर्म योग है, वहां विग्रह का अर्थ था शरीर, कि शरीर के लिए जो गमन हो रहा है, नया शरीर प्राप्त करने के लिए गमन कर रहे हैं ना, वहां पर कर्म योग है, कार्मण का योग है। और अब यहाँ है अविग्रह जीवस्य, जीव की गति अविग्रह होती है। यहाँ विग्रह का अर्थ है मोड़ा, कि जीव की गति बिना मोड़े वाली, अविग्रह यानी बिना मोड़े वाली होती है। तो कौन से जीव की गति बिना मोड़े वाली होती है? हाँ संसारी की भी होती है, लेकिन संसारी की मोड़े वाली भी होती है, हाँ। लेकिन मुक्त जीवों की गति तो बिना मोड़े वाली ही होती है। तो ऊपर वाले सूत्र में कह दिया अविग्रह जीवस्य, कि जीवों की गति बिना मोड़े वाली होती है, तो फिर कोई संसारी जीवों की भी नहीं समझ ले। इसलिए अगले सूत्र में कहा विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य, कि चौथे समय से पहले पहले तक संसारी जीवों की गति मोड़े वाली भी होती है, वो मोड़ा भी लेते हैं। विग्रह गति वाली गति की बात चल रही है, जब एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर अभी नहीं मिला है, तो संसारी जीव मोड़े वाली गति में भी पाए जा सकते हैं। और वो मोड़े वाली गति कितने टाइम तक के लिए हो सकती है? कि चौथे समय से पहले, यानी 3 समय तक। मोड़े वाली गति 3 समय तक के लिए हो सकती है। एक समय अविग्रह, एक समय वाली जिनकी गति होगी वो अविग्रह यानी बिना मोड़े वाली ही होगी। जो यहाँ से मरे और अगले ही समय में जन्म ले रहे हैं, उनके बीच में टर्न लेने की जरूरत नहीं होगी, वो एक समय में। या ऐसे कहो कि जिनको यहाँ से मरे और सीधा जन्म लेना है, तो उनको मोड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई समझ लो जैसे ये बिना बुआ का घर है, यहाँ से निकले और मंदिर आना है, तो मुड़ने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं मुड़ने की। हाँ रानी आंटी को आना है तो पहले सीधा चलना पड़ेगा, लेकिन फिर इधर मुड़ना पड़ेगा। तो जिनको सीधा ही आना है, यहाँ से निकले और यहाँ सीधा ही जन्म लेना है, उनको मोड़ा लेने की जरूरत नहीं होती। नहीं, मुक्त जीव, संसारी कोई भी जीव हो सकते हैं, कोई भी जीव हो सकते हैं। यानी मान लीजिए कि हम अभी जहाँ हमारा मरण हुआ और अब हमको देवगति में जाना है, बिल्कुल उसके सीधे ऊपर ही, तो सीधे ऊपर जाएंगे। वो तो एक्चुअल में शायद विमान कहाँ कहाँ है उस हिसाब से है, 2.5 दीप के बाहर है जैसे भी। तो जो जीव यहाँ मरा और अब उसको सीधे इससे ऊपर जो स्वर्ग में विमान है वहां जाके जन्म लेना है, तो उसको मोड़ लेने की जरूरत ही नहीं। या किसी को नरक में जाना है, तो जहां से मरा और सीधा उसका जन्म स्थान उसके नीचे ही है एकदम एग्जैक्ट, तो उसको भी मोड़ा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन कोई यहाँ मरा है, अब उसको यहाँ जन्म लेना है, थोड़ा सा भी फर्क है, यानी यहाँ मरे और उस पंखे वाली जगह पे उधर ऊपर जाके जन्म लेना है, तो फिर मोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि या तो यूं जाके यूं जाए या फिर यूं जाके यूं जाए, इस तरह से। जो एक मोड़े वाली गति होती है उसमें कितने समय लगते हैं? एक मोड़े वाली गति में कितने समय लगते हैं? 2 समय। हाँ अगर एक मोड़ा ले रहे हैं तो समय 2 लगेंगे,
एक ये और एक ये, दूसरे समय में उसका जन्म। बिना मोड़े वाली में वो तो एक समय वाली है, तो फिर एक मोड़े वाली गति 2 समय में, और 2 मोड़े वाली तीसरे समय में जन्म होगा, और 3 मोड़े वाली जो गति है उसमें चौथे समय में जाके जन्म हो जाएगा। आहार किसे कहते हैं? आहार किसे कहते हैं? हाँ, कौन सी वर्गनाओं? कौन सी वर्गनाओं को? हाँ, पुद्गल के, शरीर के योग्य पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करना, वो आहार। वो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना योग है, वो योग है। यहाँ आहार कह रहे हैं कि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण, पुद्गल यानी वर्गणा, वर्गणा यानी पुद्गल, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। तो आहारक किसे कहेंगे और अनाहारक किसे कहेंगे? कर्म वर्गणाएं भी मिलेंगे, तो नो कर्म वाली अलग है, कर्म वाली अलग है। आप एक बार बोल रहे हो कर्म। आहारक किसे कहेंगे? वो तो योग, देखे 3 शरीर, तुम बोल रही हो 3 शरीर, वो आहारक है। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को तो आहार कहते हैं, और ये 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने वाला जीव, वो आहारक, वो जीव है, वो है आहारक। और जो जीव ये 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रहा, उसका नाम है अनाहारक। शरीर के योग्य, शरीर और पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रहा। कर्मों को तो जीव संसार अवस्था में हर समय ग्रहण करता ही है। विग्रह गतौ कर्म योग है, कर्मों के ग्रहण से रहित नहीं होता। अगर कर्मों को ग्रहण करना बंद कर दे, आश्रम रुक जाए, तो वहां संवर हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय जीव के भी, विग्रह गति में भी, इसलिए वो कर्मों को तो ग्रहण करता है। शरीर, ये जो शरीर है ना, औदारिक वैक्रिय का आहार, इन शरीर और पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को जो ग्रहण करता है वो आहारक है, और जो इनके योग्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है वो अनाहारक है। तो विग्रह गति में जीव आहारक होता है कि अनाहारक होता है? बोलिए, बोलिए। अनाहारक होता है। सुन के मत बोलिए, आप जो पढ़ के आए हैं वो बोलिए। हाँ, आशा आंटी, आज सब तैयारी से आए हो। अच्छा, पता लग जाता है मुझे, पढ़ के आए हो, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं। आहारक किसे कहा? अभी कर्मों के ग्रहण करने वाले को आहारक कहा। आहारक अभी भी बताया ना राजा आंटी, आहारक किसे कहा? कौन से पुद्गलों को? कर्म भी पुद्गल है। हाँ, शरीर के योग्य पुद्गल, आपको पर्याप्ति याद भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने वाला आहारक है। तो विग्रह गति में आहारक है कि अनाहारक है? अनाहारक है। एक समय, 2 समय, 3 समय तक अनाहारक, जितने समय उसको लगेगा उतने समय तक अनाहारक में समझ, क्योंकि शरीर के पुद्गल आएंगे नहीं उसके साथ। एकम द्वौ त्रीन्वा नाहारक है, ठीक है, 1 समय, 2 समय, 3 समय तक। लेकिन जो बिना मोड़े वाली गति है उसमें आहारक ही होता है। तो ये दोनों बातें बोलनी चाहिए ना आपको, आप एक ही एक बोले जा रहे हो। अनाहारक, हमने तो विग्रह गति पूछा, हमने ये पूछा ही नहीं मोड़े वाली और बिना मोड़े वाली, तो फिर आपको दोनों बातें बतानी पड़ेगी। बिना मोड़े वाली विग्रह गति में जीव आहारक ही होता। अरे वो अनाहारक रहेगा, यहाँ से मरा,
और अगले समय में जन्म हो गया तो वो अनाहरक रहा कहाँ? वो अगले समय में जन्म हो गया, उसको एक समय लगा बोलो कि नहीं लगा बोलो, वो जन्म हो गया, बिना आहारक नहीं रहा। समय से छोटी कोई इकाई होती नहीं है ना। यहाँ से मरा, यहाँ से मरा, यहाँ खाते खाते मरा, आहार ग्रहण करते करते, खाते खाते मतलब वो वर्गणाओं को ग्रहण करते। जब तक हम मरते हैं अंतिम समय तक ये नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण चलता रहता है। तो यहाँ वर्गणाओं का ग्रहण करते करते मरे, और यहाँ मरे और वहां जन्म हो गया। 7:00 मतलब अपन 7:01 इसको एक समय मानेंगे, है ना, 1 मिनट को एक समय। तो 7:01 पे मरा और 7:02 यानी दूसरा समय पे जन्म हो गया। तो यहाँ ले रहा था, आहार ग्रहण कर रहा था, और वहां फिर जन्म हो गया, वहां फिर जाके जैसे ही जन्म होता है वैसे ही फिर चालू हो जाता है। तो वो अनाहारक रहता नहीं है। तो अविग्रह वाली यानी बिना मोड़े वाली गति में तो जीव आहारक ही होता है, आहारक ही होता है। और जो मोड़े वाली गतियां हैं उनमें जीव, तो मोड़े वाली गति में 1 समय, 2 समय और 3 समय तक अनाहारक रहता है, क्योंकि उसमें 1 समय, 2 समय या 3 समय लगते हैं। चौथे समय तो जीव नियम से आहारक हो ही जाता है। मैक्सिमम अनाहारक कितनी देर तक रहेगा? 3 समय तक। चौथे समय में वो आहारक होगा ही होगा। जन्म किसे कहते हैं? नया शरीर धारण करने को जन्म कहते हैं। नया शरीर धारण करने को जन्म कहते हैं। जन्म कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? गर्भज नहीं, गर्भ, जन्म का नाम है गर्भ। सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? बोलो अंशिका। सुन के नहीं बोलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं सब सही बोल रहे हो। वो सम्मूर्छन है। अब उपादशय्या शब्द बोल रहे हो। तीसरे जन्म का नाम क्या है? जन्म के नाम भी बोलो तीनों के। गर्भज नहीं है, गर्भ। तो उत्पाद बोल रही हो, और उपादशय्या पे जिनका जन्म होता है वो सम्मूर्छन होंगे। एक जन्म का नाम है उत्पाद। सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। और सम्मूर्छन कौन? जो उपादशय्या पे जन्म लेते हैं। बताओ। माता पिता के सहयोग के बिना वातावरण से ही जो जन्म हो जाता है, आसपास के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके ही जो शरीर का निर्माण कर लेते हैं, माता पिता के संयोग के बिना ही वातावरण से ही जिन जीवों का जन्म हो जाता है वो कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। उत्पाद जन्म किसे कहते हैं? बोलिए। उत्पाद जन्म देव और नारकियों का होता है, और उत्पाद से पैदा होते हैं और थोड़े समय बाद में पूरा शरीर। हाँ, उत्पाद शैया देवों की होती है और नारकियों के उत्पाद के बिल होते हैं। तो जिनके जन्म के विशिष्ट स्थान होते हैं, ऐसे देवों और नारकियों के जन्म को उत्पाद जन्म कहते हैं। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? माता पिता के संयोग से जो जन्म होता है वो गर्भ जन्म कहलाता है। योनि किसे कहते हैं? हाँ, उत्पत्ति के स्थान को अंडज आएंगे, वो गर्भ जन्म के भेद हैं। गर्भ जन्म के भेद हैं। जन्म 3 टाइप के, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। 3 टाइप के हैं ना जन्म। और फिर गर्भ जन्म के भेद हैं। सम्मूर्छन जन्म के कोई भेद नहीं है, उत्पाद जन्म के कोई भेद नहीं है। गर्भ जन्म के 3 भेद, जरायुज, अंडज और कोट। तो ये जन्म के भेद हैं। अभी मैं पूछ रही थी योनि।
योनि कितने प्रकार की होती है? रानी आंटी बोलेंगे? 9 प्रकार की तो बता दी सबने। कौन कौन सी 9? हाँ, नहीं बोलिए। सचित, अचित, संवत, अचित। अचित तो हो गई। सचित को अचित जिसको बोलेंगे संव्रत का विव्रत। निर्वृत, निवृत्त नहीं, विव्रत। विव्रत शीत और उष्ण। ये तो 6 हुई अभी। अब इनके में सचित, सचित, अचित। हाँ बोलिए। सचित का अचित हो गया, सचित अचित 3 ही हो गए। शीत उष्ण, शीतोष्ण, समृद्ध, विव्रत, समृद्ध। सचित, अचित, सचित्ताचित, फिर शीत, उष्ण, शीतोष्ण, समृद्ध, विव्रत और समृद्ध विव्रत। ये 9 प्रकार की योनियां। इसमें मैंने कुछ अलग टाइप से भी लिखा है आपको, वो तो पढ़ने के लिए है। आप ये मत समझना एग्जाम में वो आएगा। जो आकृति योनि की बात इसमें लिखी है वो अलग, वो शेप के हिसाब से। ये गुण योनि है कि ये किस मतलब योनियों के गुणों के आधार पर नाम दिए कि गर्म है कि ठंडी है कि जीव सहित है कि जीव रहित है, इस आधार पे। तो अपने जो इस सूत्रों के कोर्स में अपन उतना ही रखेंगे। सचित्त योनि किसे कहते हैं? सचित्त, हाँ, ढका हुआ किसे कहेंगे? समृत। ढका हुआ है वो समृत। और जो चेतना यानी जीव सहित है, जीव सहित है, ऐसी जीवों का उत्पत्ति स्थान जो खुद जीव सहित है, उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं तो वो सचित्त योनि कहलाएगी। और कोई ऐसे है अचेतन में जीव पैदा हो जाते हैं, लकड़ी में हो गए, इसमें हो गए, तो ये अचित्त योनि। और जीव में जीव पैदा हो जाए वो सचित्त योनि। और सचित्ताचित्त की कुछ पार्ट उसका जीव सहित है और कुछ पार्ट उसका अचेतन, ढका नहीं, अभी अचित्त की बात कर रहे हैं, तो वो सचित्ताचित्त हो जाएगी। समृत योनि यानी ढकी हुई, विव्रत यानी खुली हुई, और समृत विव्रत यानी कुछ ढकी हुई कुछ खुली हुई। इसके बाद में शीत योनि, ठंडी। कुछ जगह ऐसी होती है कि ठंडी जगहों पर भी जीव पैदा हो जाते हैं तो वो शीत योनि कहलाती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि गर्म स्थानों पे गर्मी के कारण जीव पैदा हो जाते हैं तो वो कहलाती है उष्ण योनि। और कुछ है शीतोष्ण, मिक्स जैसी, कुछ ठंडी है कुछ गर्म है, वो कहलाती है शीतोष्ण योनि। गर्भ जन्म के कितने भेद हैं? बोलिए रानी आंटी। गर्भ जन्म के भेद। जरायुज, अंडज और पोत। जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 भेद गर्भ जन्म के हैं। जरायुज किसे कहते हैं? जरायुज, एक मिनट बोलिए। किसमें? खून मांस से बनी हुई एक थैली जिसे जेर बोलते हैं, उसमें जो जीव लिपटे हुए होते हैं, वो उसमें जिन जीवों का जन्म होता है वो कहलाता है जरायुज। उदाहरण? हाँ, गाय के, मनुष्यों के, हम लोगों के जो होते हैं वो जरायुज हैं। अंडज, अंडे से वो एक नाखून की जैसा बहुत समझ लो हार्ड एक कठोर कवर होता है, उसमें से वो गोलाकार जो जिसे अंडा कहते हैं, उनमें से जिन जीवों का जन्म होता है उन्हें कहते हैं अंडज। और पोत जो ना जर में होते हैं ना अंडे में होते हैं, कोई झिल्ली उनके ऊपर नहीं होती है और जन्म लेते ही वो चलने फिरने लग जाते हैं, वो कहलाते हैं शेर, चीता आदि वाइल्ड एनिमल्स। ये तो हो गया। शरीर का भी पूछ लें क्या कुछ? मैं सोची थी आज ये पूरा हो जाता तो कल छुट्टी कर लेते, नहीं तो फिर कल आप लोग वहाँ होंगे।
पूरा कर लेते हैं, फिर एग्जाम कब रखना है? हाँ वो तो 11 बजे तक तो वो स्मारक में कल से वार्षिकोत्सव है, स्मारक में। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? बोलो अंशिका। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? बोलेंगे औदारिक शरीर। जैसे हम लोगों का होता है कैसे बोलते वही है, मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर, यही थी परिभाषा तो। हम लोग यानी मनुष्य, मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। तो उसमें आई गया कि ये मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? हाँ, देव और नारकियों के, जिस शरीर को छोटा, बड़ा, मोटा, पतला किया जा सकता है, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर, बोलिए अशांति। हाँ, छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के द्वारा अपने किस लिए? संयम की रक्षा के लिए, शंका का निवारण करने के लिए, जो जिस शरीर की रचना होती है। अभी शॉर्ट में इतना ही बोले कि बस संयम की रक्षा या अपनी शंका के निवारण के लिए जिस शरीर की रचना होती है छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के द्वारा, उसे आहारक शरीर कहते हैं। तेजस शरीर किसे कहते हैं? बोलिए रंजू हरी, तेजस शरीर किसे कहते हैं? पुतला नहीं, अभी यहाँ पे हाँ, जो औदारिक आदि शरीरों को कांति प्रदान करता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। कार्मण शरीर, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक इन 3 शरीरों को कांति प्रदान करता है। कांति मतलब तेज, गर्मी, थोड़ा टेम्परेचर जिसके कारण होता है, वो तेजस शरीर कहलाता है। ये शरीर कैसे कैसे हैं? आगे आगे के औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है कि स्थूल है? आगे आगे के शरीर सूक्ष्म, लेकिन परमाणु हो जाता है। हाँ, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि आहारक शरीर से तेजस शरीर क्या है? सूक्ष्म है कि स्थूल है? आहारक शरीर से तेजस शरीर सूक्ष्म है। और समझ लीजिए वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर में परमाणु कितने ज्यादा हैं? वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर में परमाणु कितने ज्यादा हैं? असंख्यात गुणे। और आहारक शरीर से तेजस शरीर में कितने हैं ज्यादा परमाणु? कितने ज्यादा हैं? अनंता नहीं, असंख्यात भी नहीं, अनंत गुणे परे। आहारक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुणे ज्यादा है। और तेजस शरीर से कार्बन शरीर में, तेजस शरीर से कार्बन शरीर में कितने ज्यादा परमाणु हैं? अनंत गुणे। सूत्र है ना, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात। तेजस शरीर से पहले तक असंख्यात गुणे ज्यादा हैं और अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे यानी तेजस में और कार्बन में, परे यानी द्विवचन है, अंत के 2 में। तो अंत के 2 हो गए तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन में अनंत गुणे ज्यादा हैं, यानी आहारक से अनंत गुणे ज्यादा तेजस में है और तेजस से अनंत गुणे ज्यादा कार्बन में। औदारिक से कितने ज्यादा वैक्रियक में है? औदारिक से कितने ज्यादा परमाणु वैक्रियक में है? असंख्यात गुणे ज्यादा। इसमें लिखा है शायद, औदारिक से वैक्रियक में असंख्यात गुणे ज्यादा है।
और वैक्रियक से आहारक में असंख्यात गुणे ज्यादा है। तेजस के बाद वाले अनंत गुणे हो जाएंगे। तेजस के बाद नहीं, आहारक के बाद तेजस में, आहारक के बाद तेजस में ही अनंत गुणे। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये हमको वन वर्ड में देंगे क्या क्वेश्चन, मतलब ये खाली स्थान में भी आ सकते हैं, वन वर्ड में भी आ सकते हैं, और ऑप्शन वाले में MCQ में भी आ सकते हैं। तेजस के बाद तेजस आहारक तो असंख्यात आ जाएंगे। हाँ तेजस और अनंत गुणे आ जाएंगे। हाँ, तो आहारक से तेजस अनंत गुण है, लिखा है इसमें साफ साफ अलग करके। अनादिकाल से कौन से शरीर हमारे साथ में हैं? तेजस, औदारिक नहीं है, तेजस और कार्मण अनादि संबंधित है। ये तेजस और कार्मण किन जीवों के होते हैं? सभी संसारी जीवों के। सर्वस्य लिखा है ना, ये जो अपना चार्ट है ना, इसमें शरीरों वाला, ये चार्ट आप ध्यान से पढ़ लेना। ये जो पेज नंबर इसमें ऊपर का आया नहीं, कुछ फोटोकॉपी में पेज नंबर भी नहीं आया शायद, नहीं 63 है, इस साइड है पेज नंबर 63। ये चार्ट बना हुआ है ना, इसमें आपको दिख जाएगा परमाणु सूक्ष्मता, प्रदेशों की संख्या, 63 पेज पे वो सब मिल जाएगा आपको। एक साथ एक जीव के कम से कम शरीर होंगे तो कितने होंगे? कम से कम एक, 4, 3। पहले ये कम से कम पूछ रही हूं मैं, बोलिए। कम से कम 3 होंगे, 2 और एक कौन सा होगा? एक कौन सा होगा? कम से कम होंगे तो 2। तदा दीदी भाज्यानी, उन दोनों से शुरू करके, तत् यानी उन दोनों से। किन की बात चल रही थी? 2 की। अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य, ही किन की बात चल रही है? तेजस और कार्मण। तो उन 2 से शुरू करके, तत् आदिनी, उन 2 से शुरू करके, फिर कम से कम होंगे तो 2, फिर होंगे तो 3, और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 4। 3 शरीर होंगे तो कौन से 3 होंगे? तेजस, कार्मण और औदारिक। बस हाँ, तेजस, कार्मण और वैक्रिक भी हो सकते हैं। तेजस, कार्मण और आहारक हो सकता है। औदारिक भी होगा उसके साथ। तेजस, कार्मण और आहारक अकेले नहीं हो सकते। ये जो अपने अंतर थे, शुभ तेजस और अशुभ तेजस, ये ख्याल मेरे ख्याल से आपको याद है। शुभ तेजस कहाँ से निकलता है? दाएं हाथ के कंधे से। अशुभ तेजस कहाँ से निकलता है? और आहारक शरीर कहाँ से निकलता है? मस्तक से। ये उत्पत्ति का स्थान हो गया। फिर उनका आकार, आहारक का आकार कैसा है? पुरुषाकार। आकार पूछना, पुरुषाकार। शुभ तेजस का आकार हंस के आकार, और अशुभ तेजस का बिलाव के आकार। अभी साइज बड़ा कितना है? आहारक शरीर कितना बड़ा होता है? 1 हाथ प्रमाण। शुभ तेजस नहीं, 12 बाई 9 योजन। 12 बाई 9 योजन, 12 योजन का 9 योजन, 12 योजन है ना, इसमें मैंने लिखा होगा साइज। 12 योजन लिखा है ना।
देखना इसमें कहीं ना कहीं लिखा है, वो 12 योजन का है, या तो 12/9 बोले या फिर अकेला 12 बोले, ये इधर लिखा है। ये पेज है 68 पेज पे, आहारक, शुभ तेजस और अशुभ तेजस तीनों का चार्ट है 68 पेज पे। ये जो अपना नोट्स है ना उसके 68 पेज पे, वो थोड़ा सा आए हैं, थोड़ा सा ऐसे करके देखना पड़ेगा तो दिखेंगे आपको। तो उसका साइज है 1 हाथ का, और इन दोनों शुभ और अशुभ दोनों तेजस का साइज है 12 योजन, 12 योजन। ठीक है, और कलर कौन सा है? दोनों का 12। नहीं, वो बड़ा ही इतना होता है, बड़ा ही इतना होता है शुभ और अशुभ। कलर अशुभ तेजस का सिंदूरी लाल, शुभ तेजस का शंख के समान सफेद, और आहारक का स्फटिक मणि के समान सफेद निर्मल। नपुंसक जीव कौन कौन से होते हैं? कौन कौन सी गति वाले जीव अलग अलग बताना है, वो नपुंसक होते हैं। बस मैंने प्रश्न पूछा है गति के आधार पे बताना है आपको, तो आपको गति के आधार पे बताना है। और मनुष्य और तिर्यंच में भी होते हैं। नारकी सारे सम्मूर्छन हैं और मनुष्य और तिर्यंच में भी होते हैं, लेकिन तिर्यंचों में भी 4 इंद्रिय तक के सारे जीव नपुंसक ही होते हैं। असैनी, हाँ, नपुंसक ही है, उसमें नर्मदा का भेद नहीं है। 4 इंद्रिय तक के सारे जीव नपुंसक ही होते हैं। वो तो सूत्र में ऐसे बताया कि वो नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। अभी वो यहाँ जन्म के आधार पे बताया है, हम गति के आधार पे पूछ रहे हैं। यहाँ जो सूत्र में बताया है वो जन्मों के आधार पर बताया। देखो मैंने इसमें बनाया है गतियों के आधार पे वेद। ये आप पढ़ेंगे ना खोल के, पेज नंबर 72 पे है, चारों गतियों में वेद, ऐसा चार्ट बनाया है। अपन ने पढ़ा भी था उस समय जब पढ़ा था। तो वो चारों गतियों में नार की मात्र नपुंसक है, तिर्यंचों में 1 इंद्रिय से चतुरिंद्रिय वो सब नपुंसक ही हैं, और तिर्यंचों में जितने भी सम्मूर्छन भी हैं वो भी सारे नपुंसक हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सारे नपुंसक हैं। इसके अलावा जो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय भी हैं वो भी सारे नपुंसक ही हैं। तो मछलियां वगैरह, मगरमच्छ, ये सब सम्मूर्छन भी होते हैं, मेंढक होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन सम्मूर्छन होते हैं। नपुंसक हैं, और जो सम्मूर्छन तिर्यंच होते हैं, सम्मूर्छन तिर्यंच भी नपुंसक ही होते हैं, क्योंकि नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी लिखा है ना। तो जितने भी सम्मूर्छन तिर्यंच हैं या सम्मूर्छन मनुष्य हैं वो सब भी नपुंसक ही होते हैं। वो होते हैं ना जो स्त्रियों के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, वो मनुष्य, वो सम्मूर्छन होते हैं। तिर्यंच तो खुद ही अपने अलग से पैदा हो जाते हैं। देवों में कौन कौन से वेद होते हैं? देवों में कौन कौन से वेद होते हैं? देवों में 2 वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। तीनों वेद वाले जीव कहाँ होते हैं? बोलिए अंकल, तीनों वेद वाले जीव कहाँ होते हैं? मध्य लोक में। ठीक है, गतियों के आधार पे बताना है। मनुष्य और तिर्यंच में तीनों वेद वाले जीव होते हैं। नारकी सारे सम्मूर्छनीय हैं, देव सारे स्त्री और पुरुष लिंगी हैं, और मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद वाले जीव होते हैं। लेकिन उनमें भी जितने भी सम्मूर्छन मनुष्य और तिर्यंच हैं वो सारे नपुंसक ही होते हैं। तो जो गर्भज और गर्भज जो
मनुष्य तिरंच हैं उनमें तीनों वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, और उनमें नपुंसक भी होते हैं। इस तरह से ये हो गया अपना। और ये आयु के अपकर्षण वाला भी अपन ने पढ़ाई था रिसेंटली, तो आप लोग पढ़ के देख लेना। अब आप लोग बता देना कि